आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये हमारा सोशल साइंस का लास्ट सेट है और यहाँ पर हमारा सोशल साइंस खत्म हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक की वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जो कि आपका सेट 1 से लेकर सेट 4 तक हर एक सेट में ये चीज दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि हर एक सेट में वही चीज दिया गया है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। तो देखिए पशुओं में जो प्लेग की तरह जो बीमारी फैल रही थी उसको हम लोग कहते हैं रिंडरपेस्ट। याद रखिएगा क्या कहते हैं, रिंडरपेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो हमारा भाप इंजन है इसका जो आविष्कार किया था किन्होंने किया था, तो थॉमस न्यूकोमैन ने किया था सर। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखें। तो जो चाय, कॉफी, गन्ना और ये जो केला है ये सब के सब क्या है, रोपण फसलों के उदाहरण है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पर कि खनिज क्या है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अंदर पाए जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर लगभग 740 से भी अधिक क्या है, राजनीतिक दल है। लेकिन राष्ट्रीय दल सब के सब नहीं है। ठीक है सर, राष्ट्रीय दल ठीक है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट जो यहाँ पर दल है 740 से भी अधिक यहाँ पर दल है। क्वेश्चन नंबर 6 कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे कौन थे, कांशीराम थे। कौन थे, कांशीराम। याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि ये आपका पिछला सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा मुद्रा है यानी कि जो पैसा है उससे हम लोग कोई भी चीज को खरीद सकते हैं या फिर कोई भी चीज को हम लोग बेच सकते हैं, इसलिए मुद्रा क्या है, विनिमय का स्रोत है या फिर साधन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कि G77 की स्थापना क्यों की गई। देखिए G77 तो इस बात को समझिए G77 का स्थापना क्यों हुआ था। तो G77 का मुख्य उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। यही था G77 का उद्देश्य। और G77 में हमारा भारत देश भी शामिल था, इस बात को याद रखिएगा। G77 में भारत देश भी शामिल था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया और भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। देखिए इंग्लैंड तो लड़ाई में बिजी था और इंग्लैंड का जो भी मतलब फैक्ट्री वगैरह जो था उन लोग हथियार बनाने में लग गया था, इसलिए यहाँ पर भारत को ये मौका मिला था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत में लो एसके के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिए एक है आपका झारखंड, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उड़ीसा। ये सब के सब यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारे क्या है, लो एसके का मतलब झारखंड में ये सब चीज है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। तो देखिए सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने में, सरकार का समर्थन करेंगे और उस पर अंकुश रखेंगे। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, देश के लिए उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक। ठीक है, आगे देखिए आगे हमारे क्या है, जो आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए अधिकतर देशों में सामाजिक विविधता मौजूद होती है,
हर एक समाज में कई प्रकार की विविधताएं होती है, जैसे कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, संस्कृति इत्यादि। ठीक है सर, एक्चुअल में हर एक राज्य में, हर एक देश में, हर एक जगह पे ये सब में भेदभाव रहता है। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, रंग, धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। इस प्रकार लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा देश की सामाजिक विविधता को भी समायोजित करता है। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, अगर लोकतंत्र का हम लोग भूल जाएं तो राष्ट्र में, देश में, राज्य में, गांव में छुआछूत को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, प्रजाति को लेकर, लिंग को लेकर, संस्कृति को लेकर मतलब अनबन होते रहता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र में सभी को समान नजरिए से देखा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 की वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए वैश्वीकरण का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अगर कनेक्ट कर दें तो इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए सिंपल सा कहानी है। देखिए यहाँ पर वैश्वीकरण में क्या होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर बात ये रहेगी, जैसे भारत है, भारत का जो कंपनियां रहेंगी वो विदेश जाकर मतलब व्यापार करेंगी और विदेश की जो कंपनियां होंगी वो भारत आकर व्यापार करेंगे। इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। जैसे कोई कंपनी अगर जूते का निर्माण करती है तो वह इस जूते को विश्व के हर एक देश में बेच सकता है और ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है सर, वही बात हुआ यहाँ पर। मतलब जैसे भारत मान के चलिए, जैसे भारत में कोई विदेशी शासन करेगा या फिर मतलब यहाँ पर फैक्ट्री करेगा, शासन नहीं करेगा, फैक्ट्री लाकर यहाँ पर बिजनेस करेगा, तो कोई भारतीय भी वहाँ पर जाकर बिजनेस कर सकता है। ये होता है आपका वैश्वीकरण, जिसको हम लोग यहाँ पर इंग्लिश से ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? तो ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है। ठीक है, कंपनियां कहती है जो भी लिखेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जो मतलब विश्व के विभिन्न देशों में जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसी को यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है सर, कहते ही लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कंपनियां अपने देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। इन कंपनियों के अपने देश के अलावा और भी देशों में संपत्ति होती है। बात समझ में आया? इसी को बोला जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। मैंने अपने देश के साथ साथ और बहुत सारे देशों में ये क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्या है कि कॉर्नर लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करें। ठीक है, तो कॉर्नर लॉ की समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किए जाने लगा। ठीक है, जाने लगा। ठीक है, जाने लिख दीजिए, जाने लगा। विदेशों से आयातित खाद्यान्न ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्नों से बहुत सस्ते थे। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। धीरे धीरे किसानों ने खेती बंद कर दी, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव वीरान हो गए, गरीब किसान शहरों तथा अन्य देशों में जाकर बसने लगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कॉर्नर लॉ वाला आपका कंसेप्ट है, मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूँ। देखिए कॉर्नर लॉ में क्या होता है, मतलब जो कर्ण यानी कि जो मकई होता है, मक्का पे मतलब वहां पर रोक लगाया जाता है। ठीक है, मक्का के आयात पर रोक लगा दिया जाता है। जब रोक लगा दिया जाता है तो किसान जो थे, जब सामान जाएगा ही नहीं, बेचाएगा ही नहीं तो खराब हो जाएगा, तो उसका मक्का भी खत्म हो गया। ठीक है, और इससे क्या हो गए, किसान मतलब बहुत सारे किसानों ने क्या क्या मतलब करना ही छोड़ दिया, अब कृषि करना छोड़ दिया, कोई जाकर मतलब शहरों में जाकर बस गए। तो ये सब बात था वहां पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें। तो देखिए भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। क्या क्या उपाय है सर, देख लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उपाय नंबर 1 यानी कि फर्स्ट उपाय देख लेते हैं। क्या है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। दल बदल जिसको हम बोलते हैं आयाराम गयाराम। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी अपराधी अभी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। आपका कितना संपत्ति है, आपका कितना धन दौलत है, उसका आपको एक ब्यौरा देना है। ठीक है, क्योंकि काला धन का जो होता है ना, ऐसे में तो होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। औपचारिक यानी जिस लोन को हम लोग बैंक से लेंगे, बैंक से जिस भी ऋण को लेंगे, कर्जा को लेंगे, वो हमारा औपचारिक हो गया। और अनौपचारिक हो गया मैंने क्या, जैसे कि किसी साहूकार के पास लेंगे या फिर किसी भी व्यक्ति के पास लेंगे, तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए अगर हमें बैंक से अगर हमें लोन अगर लेना है तो उसके लिए हमें कागजात चाहिए, लेकिन साहूकार के पास अगर लेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं चाहिए। तो ये बात हो गया कि औपचारिक में हमें कागजात चाहिए, अनौपचारिक में हमें कागजात नहीं चाहिए। औपचारिक में हमें गारंटर चाहिए, अनौपचारिक में गारंटर भी नहीं चाहिए। औपचारिक का सूद कम होता है, अनौपचारिक का सूद ज्यादा होता है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर लिख देना। देखिए मैंने लिखा है ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या है,
तो ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समिति। ठीक है, ये आपका औपचारिक हो गया। इनका ब्याज दर निश्चित होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका औपचारिक का हो गया। औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। औपचारिक तरीके से अगर आप लोग लीजिएगा तो यहाँ पर आपका शोषण नहीं होगा, और अनौपचारिक में आप लोगों का शोषण भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्या है 4th नंबर में, इसकी निगरानी RBI करती है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है, यहाँ पर आप लिखिएगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक साइड में आप लोग लिख दीजिएगा औपचारिक। ठीक है सर, एक साइड में आप लोग लिख दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा आप इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा। ये सब जो आप लोग लिख रहे हैं, एक साइड में आप औपचारिक लिखिए, जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। एक साइड में आप लोग क्या करिए, औपचारिक ऋण लिखिए। ठीक है, और एक साइड में आप लोग क्या करिए, अनौपचारिक ऋण लिखिए, अनौपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण। और यहाँ पर ये जो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट और जो नीचे हमारा नंबर 4 पॉइंट है, इधर आप लिख दीजिए 1 करके, 2 करके, 3 करके और ये 4 करके। क्लियर हो गया। और उधर वाला जो 4 के जो नीचे होगा, जो 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये अनौपचारिक में आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये वाला आपको औपचारिक में लिखना है, ये भी औपचारिक में, ये भी औपचारिक में। फिर आगे देखिए, आगे आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, 4th नंबर वाला, ये भी आपको यहाँ पर औपचारिक में ही लिखना है, ये वाला भी आपको औपचारिक में ही लिखना है। फिर नीचे का 1, 2, 3 और ये जो 4 है, आपको अनौपचारिक वाला कॉलम में लिखना है। ठीक है सर, देखिए क्या है कि ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार इत्यादि। इनका ब्याज पर निश्चित नहीं होता, ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है। इनकी निगरानी RBI नहीं करती है और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। तो ये बात हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए, भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है। तो चाय की जो खेती है, असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और केरल, ये सब में किया जाता है। इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। देखिए यहाँ पर इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पर क्या क्या है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या है कि इसकी वर्षा हेतु लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। ठीक है, इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर मैंने 18 नंबर तक का बता दिया। 19 नंबर वाला हमारा मानचित्र का है, और एक वीडियो इसके बाद ही आने वाला है, जहाँ पर मैं आपको पांचों मानचित्र को बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।